सो वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब जनरल वेव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले व्हाट आई वांट टू बी डिस्कसिंग विद यू ऑल इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट अ वेव फ्रंट इज। ठीक है जी। सो वेव फ्रंट की डेफिनेशन आ सकती है, यू शुड नो दैट। एंड वेव फ्रंट क्या होती है? वेव फ्रंट होती है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है जी। ऑब्वियसली कभी कभार इमेजिनरी, कभी कभार हकीकत में होगी, क्यों? जैसे वाटर वेव्स की जो लाइनें बनती हुई दिखती हैं वो बेसिकली वेव फ्रंट्स होती हैं। ठीक है, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन joining all points on in phase on different waves। इसका मैं जरा मतलब समझा देता हूं कि मैंने लिखा क्या है ये। ठीक है, सो वेव फ्रंट असल में क्या होती है? वेव फ्रंट असल में ये होती है कि लेट्स से ये आपका एक लाइक टैंक टाइप थिंग है। ठीक है जी, दिस इज सम वॉट ऑफ अ टैंक टाइप थिंग, और इसमें आपने वाटर वेव्स प्रोड्यूस करी है जो आपको पता है यू ट्रैवल करती है। ठीक है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वो इस तरह से ट्रैवल करेंगी। दीज आर वाटर वेव्स। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली जब आप कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो ये नहीं होता कि एक ही वेव पॉइंट से वेव्स निकल रही हो, ऐसा बात नहीं है। यू विल हैव मल्टीपल ऑफ दीज वेव्स ट्रैवलिंग लाइक दिस, जो इस तरीके से जा रही है। और पानी में भी देखोगे, पानी में भी देखते हो तो पूरी एक जो लहर आती है उसको अगर मैं लाइक इफ आई सेक्शन इट इनटू वेरी वेरी स्मॉल 2D स्लाइसेस, मतलब मैं उसको सेक्शन कर दूं, असल में तो पूरी एक वेव इज समथिंग लाइक दिस। यू सी इट समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ वेव। अब मैं इसके ये छोटे छोटे स्लाइसेस निकाल निकाल के यहाँ पे बना दूं, तो मैं छोटे छोटे स्लाइसेस बेसिकली उस वेव के यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली जब ये होता है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, इफ यू ज्वाइन पॉइंट्स इन फेज, यानी अगर मैं इन सबकी क्रेस्ट्स जो इन सबकी फेज में होंगी उनको मिला दूं, तो ये जो लाइन बनी है ये एक वेव फ्रंट कहलाती है। सिमिलरली ये एक वेव फ्रंट होगी, ये एक वेव फ्रंट होगी, ये एक वेव फ्रंट होगी, ये एक वेव फ्रंट होगी। तो बेसिकली ये वेव फ्रंट्स क्या है? अक्सर और बेशतर हम कैसी बनाते हैं वेव फ्रंट्स? हम अक्सर और बेशतर क्रेस्ट्स को लेके वेव फ्रंट्स बना रहे होते हैं। तो ये जो ऐसी बात नहीं है कि ये एक वेव पे क्रेस्ट को ज्वाइन कर रही है, नहीं, ये मल्टीपल वेव्स पे जो साइड बाय साइड चल रही हैं उस पे क्या करती है? ये क्रेस्ट्स वाले पॉइंट्स को बेसिकली ज्वाइन कर रही होती है। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है जी। सो ये चीज है आपकी जो बेसिकली आपकी कहलाती है वेव फ्रंट। ये आपकी वेव फ्रंट है। ठीक है अब्दुल्ला, क्लियर वेव फ्रंट्स क्या होती हैं? आई मुझे जो याद पड़ रहा है, आई थिंक यू आस्क्ड, और आई होप बाकियों को भी क्लियर हो। अब आज के बाद वेव फ्रंट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक अब्दुल्ला आस्क्ड मी कि एक सर्कुलर वेव जो निकलती है वो कैसे होती है। तो सर्कुलर वेव अब्दुल्ला, अब देखो सर्कुलर वेव यूं निकल रही है। ठीक है जी, सर्कुलर वेव यूं निकल रही है। अब अगर तुम जो है वो क्रेस्ट्स को ज्वाइन कर दो सबकी, तो ये क्रेस्ट इधर से ज्वाइन हुई, ये क्रेस्ट इधर से, ये क्रेस्ट इधर से, और ये क्रेस्ट इधर से, ये सब ज्वाइन करी तो एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनी। सिमिलरली अगर इन सब की नेक्स्ट वाली क्रेस्ट ज्वाइन करोगे तो ये क्रेस्ट जो है वो ज्वाइन होती हुई ये सारी ये बनेगी। ठीक है जी। अल्मा, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ बाय ज्वाइनिंग ट्रफ्स। ठीक है जी, लेकिन अक्सर बेशतर अमूमन ये क्रेस्ट ही होती है। ठीक है, तो और अब देखो अगर क्रेस्ट तो ज्वाइन करो तो फिर इसके साथ ये नहीं मिला देना कि यू आल्सो मेक द ट्रफ्स के लिए, डोंट मेक फॉर द ट्रफ्स, सिर्फ क्रेस्ट के लिए बनाना। ठीक है, बाकी जो बात है वो ये आपको कभी बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बात थी कि वेव फ्रंट असल में हकीकत में क्या है। ठीक है, तो विल नेवर आस्क यू कि वेव फ्रंट बनाओ उसमें या कुछ भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये बस ये समझो कि बहुत सारी वेव्स पे ये फॉर एग्जांपल क्रेस्ट्स को ज्वाइन कर रही होती है। The type of wave, whether it's circular, longitudinal, no, wave fronts do not depict anything like that। ठीक है जी, वो ऐसा कुछ डिपिक्ट नहीं करती हैं, उनमें ऐसी कोई कहानी नहीं होती है। वेव फ्रंट तुम लॉन्गिट्यूडनल की बना सकते हो और ट्रांसवर्स के लिए बना सकते हो, दोनों के लिए बना सकते हो। ठीक है जी। ट्रांसवर्स में क्यों दिखाया मैंने अभी? ट्रांसवर्स में विजुलाइज करना बड़ा आसान है। लॉन्गिट्यूडनल बनाने जाऊंगा अभी, वो डिस्कशन 2 घंटे हो जाएंगे, खत्म नहीं होगी। ठीक है, और वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि यू बी लाइक ओह माय गॉड, मुझे बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पूछा नहीं जाता, ये पूछा कभी भी नहीं जाएगा एक्सक्लूसिवली आपसे कि इस वेव बनाई हुई इस पे वेव फ्रंट्स बना के दो, कभी नहीं पूछा जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल में भी बेसिकली देखो, आप लोगों को पता है ना, एम्पलीट्यूड्स और एम्पलीट्यूड्स तो होते हैं, तो इफ यू जॉइन ऑल ऑफ दोस क्रेस्ट्स एक साउंड वेव में, जो ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो उसमें भी एक वेव फ्रंट बन सकती है। बहरहाल यू डू नॉट नीड टू बी कंसर्न अबाउट दैट, छोड़ दो, बस ये इतनी बात थी हमारी जो डिस्कशन की। ठीक है, अच्छा चलिए अब आ जाते हैं दी फर्स्ट थिंग। आई एम पहले से ही टेलिंग यू, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एटलीस्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले पॉइंट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो रिफ्लेक्शन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द सेम एज जो आपने अपनी लाइट वाले चैप्टर में उन ओ लेवल्स आपने पढ़ी थी, अपनी जनरल वेव प्रॉपर्टीज।
सो बेसिकली बात क्या है, बात ये है कि इफ फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेव इनकमिंग लाइक दिस, ठीक है जी, एक वेव आई इधर से इस तरीके से और ये वेव जो है वो बाउंस बैक करके इधर से वापस चलेगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको ये वेव इस शक्ल में तो नहीं दिखेगी, आपको वेव जो है वो अपनी वेव फ्रंट्स के फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट्स में आ रही है वेव, ये वेव फ्रंट्स में आएगी वेव, सो दिस इज कमिंग इन वेव फ्रंट्स, और इस तरह से आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। डू यू नीड टू नो एनीथिंग अबाउट दिस? सैडली नो, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये चीजें बता रहा हूँ कि दीज आर इन योर कोर्स। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है या जब मैंने जितना भी पढ़ाया है, आई हैव नेवर सीन एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है जी। सो बात क्या है, बात ये है कि आपको ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन हो रही है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो वही लॉज फॉलो करेगी जो आपके लाइट वाले चैप्टर में हुआ करते थे इन ओ लेवल्स, ठीक है। वो पहला वाला लॉ क्या था? पहला वाला लॉ था ये रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी लेट्स से इंसिडेंट वेव, लेट्स से इंसिडेंट वेव, फिर रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। और दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। सो अब हुआ क्या करता था, यू हैड लाइट रेज, बेसिकली लाइट रेज थी, आपको एक प्लेन हुआ करती थी, उसको आप जो है वो परपेंडिकुलर तोड़ा करते थे, जहां पे आपकी दोनों वेव्स तो मिल रही हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनानी चाहिए थी, ये परपेंडिकुलर लाइन बनी, ठीक है। अब इसके बीच में जो ये एंगल आ रहा है ये ऑब्वियसली आपकी इंसिडेंट रे है, तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो वेव जा रही है वापस ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो इट्स लाइक दिस। और आपको पता है भाई, आपकी जो इंसिडेंट वेव थी, जो रिफ्लेक्टेड वेव थी, और जो आपकी नॉर्मल है, वो सारी एक ही प्लेन में है। एंड दूसरी बात ये है कि एंगल आई विल इक्वल टू एंगल आर, ठीक है जी। अगेन सेइंग नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बस ये है कि आपके कोर्स में है, ये चीजें पढ़ानी है, खुदा ना खास्ता सीआई वालों को जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गई तो उन्होंने कभी पूछ लिया तो ये मत बोलिएगा कि राव भाई ने पढ़ाया नहीं था, पढ़ा दिया है, लेकिन पहले से डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा देखा कभी इसका सवाल आगे। रिफ्लेक्टेड वेव, प्लेन वाली बात बता दे, प्लेन वाली बात अल्मा बेसिकली ये है, प्लेन क्या होती है? प्लेन होती है जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन, मेरा हाथ है, सो दिस इज अ प्लेन। सो ये जो प्लेन वाली बात थी, प्लेन वाली बात क्या थी? प्लेन वाली बात ये है कि दिस इज माय पाम ऑफ माय हैंड इज अ प्लेन, ठीक है। सो इफ द पाम ऑफ माय हैंड इज अ प्लेन, तो अब देखो इसमें इंसिडेंट रे भी पड़ेगी, आई डोंट थिंक आई कैन, इसमें इंसिडेंट रे भी पड़ी है, तो इंसिडेंट रे यूं आ रही है, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो भी इसी प्लेन में ही रिफ्लेक्ट, मेरी हाथ की प्लेन में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो नॉर्मल है यूं, वो भी बेसिकली मतलब सब कुछ इसी प्लेन में ही है, मतलब सब कुछ एक ही प्लेन में। दिस इज द मीनिंग, मतलब एक जैसे पेपर में बनाया हुआ मैंने ये, तो पेपर एक प्लेन समझो, तो सब कुछ उस प्लेन में ही हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट थ्री डिमेंशनल, बात कहने की ये है कि दिस इज टू डिमेंशनल, बस ये बात है और कुछ भी नहीं। जो हूँ वो पढ़ाना भूल गया, पढ़ाना क्या भूल गया, हमने वेव फ्रंट्स डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी क्रेस्ट्स को बेसिकली ज्वाइन कर रही होंगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दीस आर इमेजिनरी क्रेस्ट्स। तो एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि वेवलेंथ क्या होगी, दो वेव फ्रंट्स के बीच में क्या कहलाती है? एक वेवलेंथ कहलाती है, राइट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी दो क्रेस्ट्स के बीच में, हमेशा दो क्रेस्ट्स या दो ट्रफ्स पॉइंट्स इन फेज होंगे, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में यू कैन आल्सो से दैट इज अ लैम्डा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल रिपल टैंक में कर रहे हो चीजें और नीचे जो है वो ऐसे लाइनें नजर आ रही हैं, तो यू कैन बेसिकली आल्सो मेजर द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स, वो इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। अच्छा जी, सो अभी क्या डिस्कस करना है, लेट्स गो ओवर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी कोई बहुत ज्यादा खास डिटेल में नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो है वो मुझे आप लोगों को समझानी है कि रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा होता है, एंड हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई रिफ्रैक्शन फ्रॉम अदर थिंग्स, एंड उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज जो आपने दिमाग में रखनी है कि ये रिफ्रैक्शन वही रिफ्रैक्शन है जो आपने लाइट में पढ़ी थी, द बेंडिंग ऑफ ए वेव as it passes through as it passes from a rarer to a denser medium, ठीक है, from a rarer to a denser medium। rarer का मतलब क्या? less dense, denser का मतलब obviously more dense, to a denser medium, और obviously vice versa भी हो सकता है, अगर उल्टी कहानी करो तो ये चीज रिफ्रैक्शन में दूसरे तरीके से भी हो सकती है। अच्छा, और ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है बिकॉज आपकी जो है वो वेलोसिटी चेंज करती है, ठीक है। दिस हैपेंस बेसिकली, जो बेंडिंग जो होती है आपकी, ये जो आपकी बेंडिंग है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ए वेलोसिटी का चेंज,
ठीक है जी। सो जब वेलोसिटी चेंज करती है तो चीजें अक्सर जो है वो बेंड हो जाती हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर उनकी वेलोसिटी चेंज कर दो बीच रास्ते में तो वो बेंडिंग दिखाएंगी आपको, ठीक है। ये बड़ी अनोखी बात है ये वेव्स की, और ये आप किसी और चीज के लिए नहीं देखोगे। जैसे बंदा भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी वो अगर कम करना चाहे भी तो फिर भी स्ट्रेट लाइन में भाग सकता है। तो ये जो जनरल वेव प्रॉपर्टीज हैं, ये वेव्स को आइडेंटिफाई करने का एक बेसिक तरीका है, ठीक है। कि वेव्स जो है ये हरकतें करती हैं, ठीक है। एक बंदे को आप रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते, पार्टिकल को आप रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते उन मायनों में, जिस तरह से आप वेव्स को रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, वेव्स को रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, वेव्स को डायफ्रैक्ट करवा सकते हो, या वेव्स की इंटरफेरेंस करवा सकते हो, वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। तो ये जब हम चीजें पढ़ रहे हैं, दीज आर द आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स ऑफ वेव्स, ठीक है। इससे हम वेव्स को पहचानते हैं। अच्छा, नाउ थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं कि ये कैसे आ सकता है, कैसी मुश्किल से मुश्किल चीज आपके पास क्या होगी। तो मुश्किल से मुश्किल चीज होगी ये कि लेट्स से यू हैव दिस कंटेनर ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपका कंटेनर ऑफ वाटर है, एंड हमने क्या किया, मैंने जो है वो इसको, व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट मेड एक साइड जो है शैलो एंड एक साइड डीप, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या समझो इसमें, बात ये समझो कि लेट्स से इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है ना, यू कैन सी इधर मैंने जो है वो एक छोटा सा ब्लॉक काइंड ऑफ थिंग डाल दिया, लेट्स से दैट दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है जी। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि पानी एक जगह से शैलो हो गया, दिस इज शैलो फ्रॉम ओवर हियर, एंड एक जगह से पानी जो है वो क्या हो गया है, वो हो चुका है डीप। तो एक जगह से पानी शैलो, एक जगह से पानी डीप, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि जब जो है आपकी वेव्स जो है इसमें से जाएंगी, तो डीप में वेव्स जो हैं वो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ दिखाएंगी आपको, दे विल बी एट अ मच मोर ग्रेटर वेवलेंथ। लेकिन शैलो में उनकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है, द वेवलेंथ बिकम स्मॉलर, ठीक है। डू यू वांट नीड टू नो द रीजन ऑफ दैट, भाई ये डीप में बड़ी क्यों है, शैलो में क्यों है? नो, यू डोंट नीड टू नो अबाउट दैट। बस इतना इसमें ध्यान में रखो, इतना इसमें ख्याल में रखो कि शैलो में द वेव्स आर गोइंग टू हैव अ स्मॉलर वेवलेंथ, और डीप में, इन अ डीप जहां पे वाटर को ज्यादा जगह मिलेगी वहां पे वो बड़ी वेव्स बनाएगा, ठीक है। वहां पे वो एक बड़ी वेवलेंथ की वेव्स बनाएगा, ठीक है। तो आप जब आपकी जो वेव है, लेट्स से उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। अच्छा कुछ आया चैट में, एक सेकेंड। यस अब्दुल्ला, दिस इज सब टॉपिक ऑफ दी क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। यस यस, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, ये वही डिस्कस कर रहा हूँ, ये वही चीज, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन डिस्कस कर, ठीक है। तो वो उसी उसी सब उसी हेडिंग का पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, नाउ रिफ्रैक्शन में व्हाट यू वांट टू बी जो है कीपिंग इन माइंड, देखो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, वेव की फ्रीक्वेंसी कभी अपनी मर्जी से चेंज नहीं करती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, यानी बेसिकली अगर ये यहां से वाटर वेव यहां तक गई भी है, एक डीप रीजन से शैलो रीजन में गई भी है, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, और ये हमेशा होगा। एक वेव अपनी कभी भी ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। रेड लाइट रहती है, ग्रीन लाइट रहती है, पानी अपनी फ्रीक्वेंसी, जिस पानी फ्रीक्वेंसी पे जा रहा था उसी फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती। तो अब देखो बेसिकली जो वेलोसिटी चेंज वाली जो कहानी है वो बेसिकली आती है एक लैम्डा के चेंज से। सो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि इस केस में द लैम्डा हैज डिक्रीज, लैम्डा पहले ज्यादा बड़ा था, एक वेव की जो लेंथ आ रही थी वो ज्यादा बड़ी आ रही थी, अब एक वेव की लेंथ छोटी आ रही। सो इसमें होता यह है कि योर लैम्डा डिक्रीज्ड, और कॉन्सिक्वेंटली जब आपको पता है कि एक वेव की वेलोसिटी जो है वो एफ लैम्डा से दी जाती है, तो जब एफ कांस्टेंट है तो और लैम्डा डिक्रीज कर रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, एंड देयरफॉर इस केस में द वेव बेंड, ठीक है जी। सो यू नीड टू नो दिस मच ही अबाउट रिगार्डिंग दी बेंडिंग ऑफ अ वेव, दी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। एंड सिमिलरली इसमें वो भी चीज नहीं दिमाग में रखनी है कि वेव बेंडिंग टूवर्ड नॉर्मल, या इसमें लॉज वगैरह वो भी कोई मतलब इतना कोई खास ही कोई चीज नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन लो कि कोई ऐसी बात है, इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है मुश्किल चीज। बस जो बता रहा हूँ वो एक दफा पढ़ लेना और बस एग्जामिनेशन में बस काम आ जाएगा अगर आ गया, वरना कोई फायदा नहीं है सिर्फ। तो शैलो में वेलोसिटी इज स्मॉलर, शैलो में डेफिनेटली द वेलोसिटी इज स्मॉलर, ठीक है। तो इधर बेसिकली v इज ग्रेटर, इस रीजन में लेट्स से v इज ग्रेटर, एंड इधर जो है वो v इज लेसर। तो जब भी इसमें डीप से शैलो में जाते हुए द वेव विल बेंड, ठीक है जी। तो अगर आपके पास कहानी क्या होती, आप एक शैलो से जो है वो डीपर में जा रहे होते तो उसकी बस एक दूसरी अलग कहानी होती। अच्छा,
तो शैलो इज अ डेंसर मीडियम, यस शैलो विल देन बी अ डेंसर मीडियम, ठीक है नहीं, वो बस कहानी वो है, लेकिन आपसे कभी भी वो भी चीज नहीं पूछेंगे कौन सा डेंसर है क्या है, बस ये एक तरीके से समझो एक छोटा सा रिपल टैंक में ना, हो सकता है पूछ ले, वैसे नहीं आया है कोई खास, मैं सिर्फ आप लोगों को जो है वो एक नॉलेज सेट देना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आ गई तो एटलीस्ट यू नो हाउ टू, अगर आपसे पूछे रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव दिखाओ तो आप कैसे दिखाओ, ठीक है, वो चीज आ सकती है। तो बस ये चीजें हैं जो छोटी चीजें दिमाग में रखने की, वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वेव बहुत पहले का खत्म हो चुका है, ये हम थोड़ा सा समझो ये टाइम पास वाली चीजें हैं, ये टाइम बर्बाद करने वाली चीजें, कुछ खास आती नहीं है, बस ये ऐसे करवा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अगर आ गई तो आप लोग एटलीस्ट डम फाउंड ना हो जाओ, कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ जरूर। अच्छा, तो नंबर 1 अगेन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सेम रहेगी, इवन इफ यू गोइंग फ्रॉम अ शैलोअर टू डीपर रीजन, सो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नंबर 2 पे लैम्डा आपका जो है वो इंक्रीज किया है, ठीक है, द लैम्डा हैज इंक्रीज्ड, और अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो यू नो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और अगर आपका लैम्डा इंक्रीज किया तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, व्हाई, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हैज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी, सो वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड। ये हो गई आपकी क्या, किस चीज की कहानी, ये हो गई आपकी कहानी रिफ्रैक्शन की, और अगर आपसे पूछ ले एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके दिखा दो तो एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके दिखा देना, ये कहानी है, उसका कुछ नहीं, ठीक है, और कोई इसमें कुछ खास चीजें नहीं आ सकती हैं, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वरना अगर किसी को अपना ओ लेवल्स वाला भी याद हो, लाइट वाला, तो उसकी भी जो रिफ्रैक्शन की कहानियां थी वो भी लिख के आ सकते हो, उस पर भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है जी। अच्छा नाउ जस्ट इससे पहले अजान हो जाए, आई वांट टू डिस्कस दिस लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव, और ये है डायफ्रैक्शन, ठीक है जी। इसको हम और जरा डिटेल में जाके सुपरपोजिशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें डायफ्रैक्शन की हमें पढ़नी है, बिकॉज दीज आर इन जनरल वेव प्रॉपर्टीज। अच्छा, डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन आती है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है, 2 मार्क्स की आती है, ठीक है, और 2 मार्क्स की जो आती है ना, उसमें हमेशा एक ही चीज लिखनी होती है, ठीक है, तो मतलब उसमें वर्डिंग्स डिफर ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी, अपनी मर्जी से लिखो, एक तरीके की वर्डिंग याद कर लो, वो रट के जाओ, वो लिख के जाओ, ठीक है, जैसे मैंने हर डेफिनेशन का बोला है कि जो मैंने लिखवाई है बस वो लिखो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने दफा करा है, मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने मार्कशीट दफा पढ़ी है, तो वो चीज है, मुझे पता है वही आएगी, ठीक है, तो उसमें भी आए तो वही लिख के आओ, तो ताकि ये डेफिनेशन वगैरह जो है ना, इसमें और कोई कहानी नहीं, इसमें और कोई खेल नहीं है, ये जो है एक एक दो दो मार्क फ्री के मिलते हैं, बस रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा रट्टा अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रट्टा लगा के आके और डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं। अच्छा, तो डायफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायफ्रैक्शन असल में क्या होती है, असल में ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी कह लो एक लेट्स से यू हैव अ बाउंड्री टाइप थिंग, लेट्स से दिस इज क्या बोलूं मैं इसको, लेट्स से दिस इज लाइक एन एटम, ठीक है, ये एटम है, दिस इज एन एटम, ये एटम आ रहा है, अच्छा, और अब इसमें से अगर वेव जो है वो जाएगी, अगर वेव इसमें से जाती है, तो एक कहानी जरा होती है वेव के साथ बड़ी प्यारी, और वो ये होती है जब वेव जो है वो अपने वेवलेंथ की इक्विवेलेंट एक चीज से टकराती है, ठीक है, अपनी वेवलेंथ की इक्विवेलेंट एक स्लिट साइज में से गुजरेगी, तो ये चीज होता है कि ये वेव जो है ना वो अब फैलना शुरू हो जाती है, ये हमने अक्सर और बेशतर देखा है भाई, कैसे देखा है, ऐसे देखा है कि अगर आपने ये देखा हो, अगर आपने कभी पानी के साथ खेलने की कोशिश करी हो, सपोज करो आपकी पानी की वेव्स जो है वो इस तरह से आ रही हैं, अब लेट्स से यहाँ पे 2 माउंटेन्स थे बीच में, और ये छोटी सी ये वैली टाइप बन गई, तो पानी जो है वो बेसिकली इस तरह से स्प्रेड करना शुरू कर देता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ वेव्स कर सकती है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो है वो एक बोट को यहां से भेजा तो बोट जो है वो फिर से स्प्रेड करना शुरू कर देगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, वेव्स जो है, जरा इस बात से हमने बहुत अच्छे तरीके से हमें पता चला कि अगर कोई चीज ये करती है, डायफ्रैक्शन दिखाती है, तो वो यकीनन यकीनन वेव है, ये सबसे प्रोफाउंड प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स है कि उनको अगर एक छोटी सी स्लिट में से गुजारोगे ना, तो वो फैलना शुरू कर जाती है, ठीक है, दे स्टार्ट प्रोपगेटिंग एंड दे स्टार्ट एक्वायरिंग अ लार्जर एरिया, ठीक है जी, तो इसकी जरा जो है वो हम एक फॉर्मल डेफिनेशन जरा देख लेते हैं क्या है, तो इट इज बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ ए वेव इनटू अ रीजन वेयर it would have not been experienced would have not been experienced if it traveled in straight lines, if it traveled in straight lines as it passes a narrow slit or edge, ठीक है जी, तो मैं ये लिखवाता हूं, कुछ आए तो कुछ चैट में, अच्छा, सो
ये चीज हम लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं, द स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव इनटू अ रीजन व्हिच वुड नॉट हैव नॉट बीन एक्सपीरियंस्ड इफ इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आपकी जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस में जाते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा भाग रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता वो इस तरह से फैलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो कहानी है डायफ्रैक्शन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, वेव्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वेव अगर अगर कोई भी चीज आपको ये करके दिखाना शुरू कर देना, डायफ्रैक्शन करके दिखाना शुरू कर दे, तो वो वेव लाइक है। दिस इज द मोस्ट प्रोफाउंड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी जो डेफिनेशन में 2 मार्क्स है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव इनटू अ रीजन वेयर वुड नॉट बी चेंज्ड इफ इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस as it passes a narrow slit or edge। तो एक मार्क जो है वो जरा इस चीज का होता है, as it passes through this, और spreading of a wave into a region would not be changed, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर बेशतर इतनी जगह तो दी भी नहीं होती आपको ये लिखने की, ठीक है जी, इतनी जगह नहीं दी हुई होती है, तो आप जो है वो एक ज्यादा अच्छा टर्म जो है वो इस्तेमाल करोगे, वो क्या है, इस रीजन को बताने के लिए, इस रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए यू यूज अ वर्ड। ये डेफिनेशन नहीं समझ आई, अच्छा वेट मैं समझा रहा हूं। तो इसको, इसके बरक्स आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव इनटू इट्स ज्योमेट्रिक शैडो, इट्स ज्योमेट्रिक शैडो as it passes a slit or edge। अच्छा जी, तो बेसिकली ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, रीजन वेयर वुड नॉट बी एक्सपीरियंस्ड इफ इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, इसके लिए आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पूरी चीज का मतलब जो है वो इस चीज में कन्फाइंड है, ज्योमेट्रिक शैडो, ठीक है। और अक्सर व बेशतर मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगा कि ज्योमेट्रिक शैडो लिख के आओ, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है लिखने की, ठीक है। तो जस्ट लर्न ज्योमेट्रिक शैडो, और ज्योमेट्रिक शैडो का मतलब बेसिकली है। अच्छा अलमा, इसको समझने के लिए और बाकी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं जो हूँ वो जरा सा हिस्ट्री में आपकी कुछ फिजिक्स की हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में क्या चलते हैं, असल में जब हमने लाइट को डिस्कवर किया था, ठीक है, आप आई डोंट नो इफ यू सीन, जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो लाइट को डिस्कवर किया था, लाइट के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई थी, कुछ समझी थी, ठीक है, आई के मॉडल्स वगैरह बनाए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, और आपने ओ लेवल्स में यही पढ़ा था, कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, और वो रेज कैसी होती है, वो रेज जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती है। The light form travels in the form of rays and those rays are in straight lines, ठीक है। अच्छा, तो जब ये थ्योरी सजेस्ट हुई, ठीक है, बाय मुस्लिम स्कॉलर्स, तो तब से लेके कुछ टाइम तक हम यही समझते रहे कि लाइट जो है वो असल में क्या है, वो ऐसी रेज टाइप चीजें हैं जो सीधी सीधी जाती, ठीक है। तो अब देखो हमारा अंदाजा क्या था, हमने देखा है कि बंदा अगर एक भाग रहा होता है तो वो सीधी लाइन में ही भाग रहा होता है, अनलेस एंड अनटिल वो अपने डायरेक्शन खुद चेंज करना चाहे, ठीक है जी। या अगर हम उसको और थोड़ी सी डिटेल में जाएं कि फॉर एग्जांपल हम कोई बुलेट शूट करते हैं, बुलेट इज मच मोर बेटर, छोटा सा पार्टिकल है, तो बुलेट शूट होती है तो बुलेट स्ट्रेट लाइन में जाती है, राइट। इसी तरह अगर यू हैव फॉर एग्जांपल अ बॉल को फेंकोगे, बॉल एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, बॉल दे ट्राई टू ट्रैवल अ पाथ, ठीक, एक पाथ पे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सडनली समहाउ दिस स्टार्ट स्प्रेडिंग, ये नहीं होता है टुकड़े हो के खुद ही स्प्रेड करना शुरू, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम फॉर मोस्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द लाइट रेज, हमें ये लगता था कि लाइट रेज जो है वो पार्टिकल लाइक, वी थॉट ऑफ देम लाइक पार्टिकल्स, हमें लगता था ये पार्टिकल टाइप है, क्योंकि हमें ये पता था कि गोली मारते तो गोली अगर सीधी जाती है तो ये लाइट में भी कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ऐसे सीधे सीधे जाते, ठीक है जी। तो हमें ये समझ में आया, हमने कहा भाई लाइट जो है वो एक पार्टिकुलेट नेचर की होगी, तो वो कहानी हमने वहां तक रखी। अच्छा, कुछ टाइम बाद जरा एक बहुत ही अजीब कहानी हमें देखने को मिली, और वो कहानी क्या देखने को मिली, वो कहानी ये देखने को मिली कि लाइट को अगर एक छोटी सी स्लिट में से पास करो, एक छोटी सी स्लिट में से अगर हम पास करें लाइट को, तो होता ये है कि ये लाइट, अब देखो अगर सीधी लाइन थी तो सीधी लाइन का मतलब क्या था, सीधी लाइन का मतलब यूं सीधी जाके ये वाला स्पॉट इल्यूमिनेट करती बस, राइट। अगर लाइट एक स्लिट में से गुजरती, एक छोटे से स्लिट में से, तो लाइट क्या करती, लाइट जो है एक छोटे से स्पॉट को बस इल्यूमिनेट कर देती। लेकिन हुआ क्या, जब हमने स्लिट बहुत ज्यादा छोटी कर दी तो हमें एक स्पॉट इल्यूमिनेट मिला, हमें ये पूरी लाइन, इतनी बड़ी लाइन जो है वो इल्यूमिनेट मिली। वी सॉ दिस लाइट गेट स्प्रेड, हमने ये देखा कि लाइट, हमने अगर कहा था अगर एक पार्टिकल लाइट है तो अगर एक गोली एक स्लिट में से जाती तो गोली तो सीधी निकल जाती, लेकिन ये बड़ी अजीब हरकत हुई लाइट के साथ, ये गोली जब मारी तो गोली स्लिट में से जाते हुए यूं स्प्रेड करते 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 इसने इतना बड़ा एरिया इल्यूमिनेट कर दिया।
तो ये जो कहानी हुई, हमने इस कहानी को नाम दिया डायफ्रैक्शन का। डायफ्रैक्शन क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव। अब देखो लाइट की वो डिफीट हो गई पार्टिकल वाली थ्योरी। पार्टिकल होती तो कभी इस तरह से स्प्रेड नहीं करती, ठीक है। ऐसी कहानी हमने सिर्फ वाटर वेव्स में देखी, ठीक है। वाटर वेव इस तरह से आती है, इस तरह से आती है, इस तरह से आती है और फिर डायफ्रैक्ट कर जाती है, ये हमें पता है, पानी में हमने देखा है। लेकिन जब लाइट ने ये करना शुरू किया तो हमने लाइट के लिए भी कंक्लूजन डाली, भाई लाइट भी फिर वेव होगी। तो क्या कहानी? स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव into a region where it would not have been experienced if it traveled in straight lines। अगर लाइट स्ट्रेट लाइंस में जा रही तो एक स्पॉट इल्यूमिनेट करती, लेकिन अब ये ऐसे स्प्रेड हुई है कि यहां भी एक्सपीरियंस हो रही है जहां पे एक्सपीरियंस नहीं हो सकती थी अगर स्ट्रेट लाइन में जाती, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट, दिस फिनोमिना इज नोन एज डायफ्रैक्शन, ठीक है। ये पूरी डायफ्रैक्शन की कहानी है, ठीक है अल्मा? बाकी का बच्चों को भी क्लियर? डायफ्रैक्शन वाई? अब बेसिकली देखो, डायफ्रैक्शन का जब हमें पता चला ना, तो अब वी वर थिंकिंग ऑफ लाइट एज पार्टिकल्स, हमें लगता था लाइट पार्टिकल्स, ठीक है। फिर मसला क्या आया? अच्छा, अब लाइट पार्टिकल्स नहीं डायफ्रैक्शन कर रही है, अच्छा तो उसका मतलब शायद लाइट वेव है। हमने कहा लाइट वेव होगी, कोई मसला नहीं, लाइट वेव है। अच्छा, फिर एक चीज कहानी हुई एंड दैट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप अपने A2 के कोर्स में पढ़ोगे, और उससे फिर से प्रूव हो गया लाइट पार्टिकल है। उससे फिर से प्रूव हो गया लाइट पार्टिकल है, मिस बाय एक्सप्लेनिंग दैट, उससे फिर से प्रूव हो गया लाइट पार्टिकल है। तो फिर आइंस्टाइन आया और आइंस्टाइन ने इन दोनों चीजों को मिला के बोल दी वेव पार्टिकल थ्योरी। ही कॉल्ड दिस द वेव पार्टिकल थ्योरी। ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है लाइट में पूरी क्वांटम फिजिक्स में, वो बेसिकली उसकी कहानी ये, ठीक है जी। सो बहरहाल दिस वाज जस्ट अ बिट ऑफ हिस्ट्री सेशन आप लोगों के लिए। अच्छा, और मिसबा कह रही हैं कि एज से क्या मतलब है, हाउ डज इट स्प्रेड? अच्छा, मिसबा एज से इससे स्प्रेड करेगा कि लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर एज, ठीक है, ये एज बन गई एक। अच्छा ना, अब अगर वेव्स आ रही हैं, यूं आ रही हैं, तो अब देखो अगर वेव जो है वो स्ट्रेट लाइंस में जाती, तो अब अगर इस एज को जाके लगती तो फिर क्या होना चाहिए था? बस इतनी वेव गुजरती, है ना? ऐसा ही होना चाहिए था, इतनी सी वेव गुजरनी चाहिए थी फिर। दैट इज व्हाट वी प्रिडिक्टेड बाय द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। हमने कहा भाई अगर लाइट सच्ची में ही पार्टिकल है, तो अगर इस तरह से जा रही होती तो फिर ये जो एज खा गई, जितना पार्ट वो खा गई और बाकी आगे चल गया। लेकिन असल में ये नहीं होता। असल में क्या होता है, जब लाइट आके यहाँ पे लगती है ना, तो दिस बिकम्स अ रिफ्लेक्शन का पॉइंट। ये रिफ्लेक्शन का पॉइंट बनता है, यहां से लाइट फिर जो है वो एक सर्कुलर पाथ में निकलना शुरू कर देती है, एंड देन सिमिलरली लाइट स्टार्ट्स प्रोपगेटिंग इन लाइक दिस, इस तरह से बाहर निकल शुरू होती है। तो बेसिकली इसको इस तरह से समझो कि ये जब भी आके किसी एज पे लगती है या किसी भी स्लिट में से गुजरती है, तो ये समझो ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। और कैसा पॉइंट? एक पॉइंट। और उस पॉइंट से फिर अब वेव्स प्रोपगेट करना शुरू कर देते। दिस इज बेसिकली व्हाट इज डायफ्रैक्शन। तो अब समझ में आया मिसबा? बेसिकली अगर स्ट्रेट लाइंस थी तो स्ट्रेट लाइंस यूं यूं जाती, लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है, यहां पे लगी, अब ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बना, तो यहां पे रिफ्लेक्शन आना शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड देन सिमिलरली यहां पे इस तरह से और रिफ्लेक्शन आना शुरू, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा समझना है तो थोड़े से पानी के बोल में, थोड़ा सा एक फ्लैटिश कंटेनर में पुट सम वाटर इन, ठीक है, एंड पुट लाइक कुछ भी एक एज टाइप मटेरियल, बीट बीट डाल देना जो पानी में फ्लोट कर सके, ठीक है। एंड देन एक साइड ऑफ द पानी में हाथ मार के ना क्रिएट आर्टिफिशियल वेव्स अपनी अपनी मर्जी की। तो तुम देखोगे उस बीड पे तुम्हें बाकायदा वेव्स जो है, अगर वो तुम्हारे हाथ से यूं प्रोपगेट कर रही हैं, तो बीड पे लगने के बाद दे विल नाउ हैव अ डिफरेंट न्यू पॉइंट ऑफ प्रोपगेशन। तो ये पूरी कहानी आपकी डायफ्रैक्शन में, ठीक है। एंड यू कैन ट्राई दिस एट होम, ये आप लोग कर सकते हो बड़ी आसानी से, ऐसे कोई मुश्किल चीज नहीं है। डायफ्रैक्शन वेव्स में, वाटर वेव्स में होती है, और जब लाइट में होना शुरू तो हमने लाइट को भी वेव कह दिया। वेव्स आपको क्या पता होने, और ठीक है वो डिस्कस कर लेते हैं। उस पर एमसीक्यूज आ जाते हैं अक्सर और बेशतर, वो बच्चों को पता नहीं होता क्या है क्या नहीं, तो वो जरा बात कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज के डायफ्रैक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट when slit size is approximately equivalent to the wavelength, ठीक है जी। और मैं इसको आप लोगों को एक छोटे से डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब स्लिट साइज और वेवलेंथ तकरीबन तकरीबन बराबर होते हैं, डायफ्रैक्शन तब सबसे ज्यादा होती है, वरना इतनी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, now how to really basically discuss about this? Basically देखो, let's say you have this slit over here, ठीक है जी, आपकी ये स्लिट है, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू मेक 3 डायग्राम्स विद दिस स्लिट। डायफ्रैक्शन नॉर्मली कैसे दिखाएंगे? डायफ्रैक्शन नॉर्मली ऐसे दिखाएंगे कि जब देखोगे कि आपकी स्लिट साइज और वेवलेंथ तकरीबन तकरीबन बराबर होंगे,
ठीक है। सो इन दिस केस बेसिकली वेवलेंथ का अभी अंदाजा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि वेव फ्रंट्स के बीच में जो है वो एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा आपने उस पर्सपेक्टिव को जरा बस शिफ्ट कर लेना है टू अंडरस्टैंड दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इस चीज को इस तरह से देखो कि बेसिकली जब ये वेव फ्रंट की जो लेंथ है और ये स्लिट साइज की वेवलेंथ, स्लिट साइज जो होगा, जब ये तकरीबन तकरीबन बराबर आते हैं तब बेसिकली डायफ्रैक्शन सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? यानी अभी देखोगे इसमें तकरीबन तकरीबन आपकी वेवलेंथ और तकरीबन तकरीबन आपकी स्लिट साइज, यानी ये जो एक लाइन है ये और आपकी स्लिट साइज तकरीबन तकरीबन बराबर है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यू गेट अ वेरी वेरी सर्कुलरिश डायफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें डायफ्रैक्शन बड़ी सर्कुलरिश सी होती है and this spreads into a very very big area, ठीक है। what do I mean by more significant, what is a better diffraction? This is the best diffraction. best diffraction कैसी होती है? जब आपकी circular diffraction होती है। your best diffraction happens when you have a circular diffraction। और सर्कुलर डायफ्रैक्शन क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एरिया आप जो है वो फैलते हो। और ये कब होता है? ये तब होता है, वेवलेंथ वाली बात रिपीट कर देता हूं मैं वापस से, ये कब होता है? ये होता है जब आपकी जो स्लिट साइज है और वेवलेंथ जो है वो तकरीबन तकरीबन बराबर होती है। अच्छा अलमा, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि वेवलेंथ को अभी देखने के लिए, ठीक है, जस्ट रिगार्ड दिस लाइन एज योर वेवलेंथ, ठीक है। हालांकि ऐसी कहानी नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर बताता था इन दोनों के बीच में वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये जरा सा समझो कि उस तरीके से अगर दिखाने को चला गया तो वो यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है 2D प्लेन में मेरे लिए, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ताकि एक चीज समझ में आ जाए, एक चीज अगर बनाने को आ जाए तो आप लोग कर पाओ। क्या सोचना है इसको? बेसिक देखो, ये समझो कि ये एक वेवलेंथ है और ये जब इस स्लिट में से जा रही है जो तकरीबन इसी के साइज के बराबर है, तब ये जो है वो क्या होगा, इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डायफ्रैक्शन होगी, ठीक है, यानी सर्कुलरिश पाथवे ले गए। अच्छा, और अगर 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 यही हो वेव, ठीक है जी, यही ना हो वेव, मतलब ऐसी ही वेव हो लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो, यानी स्लिट साइज के कंपैरिजन में द वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, समथिंग लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ये आपकी वेवलेंथ। तो मुझे बताओ ये कैसे टकराएगी? ये स्लिट के साथ टकराएगी नहीं। ये कैसा होगा? इसके साथ क्या काम होगा? इसके साथ काम बेसिकली ये होगा, ये इस तरह से पास थ्रू कर जाएगी। लाइट जब एक दरवाजे में से जा रही होती है तो हमें नहीं नजर आता कि लाइट जो है वो स्प्रेड कर रही, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी स्लिट होती है तो दरवाजे में, अगर ऐसी कहानी तो लाइट जो है दरवाजे में से भी डायरेक्ट करनी चाहिए थी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्लिट जो है वो लाइट की वेवलेंथ के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। तो जब जब आपकी वेवलेंथ, जब आपकी वेव्स का साइज स्लिट की साइज से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तब बेसिकली समझो डायफ्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, क्योंकि उसमें यू कांट हैव एनी डायफ्रैक्शन, ठीक है जी। सो इसमें वेरी लेस डायफ्रैक्शन, ठीक है। ऑल्दो मैंने दिखाया ऐसा है कि बिल्कुल भी डायफ्रैक्शन नहीं है, तो मैं लेकिन फिर भी लिख रहा हूं कि वेरी लेस डायफ्रैक्शन। सही जी, आई होप सबको बात समझ में आ रही हो, कोई चीज कंफ्यूज नहीं कर रही हो। अलमा आपको क्लियर हो गया ना वो? यस। अच्छा, और अगर 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 मैं जो हूँ वेव्स बहुत ज्यादा बड़ी कर दूं, ठीक है, मतलब मैं स्लिट के कंपैरिजन में वेव्स बहुत ज्यादा बड़ी कर दूं, यानी इतनी बड़ी वेव भेजूं, जब मैं इतनी बड़ी वेव भेजूंगा इस स्लिट में से, when I send this much of a big wave through this slit, तो होगा क्या? होगा ये कि इसमें इतनी अच्छी डायफ्रैक्शन नहीं होगी। इसमें डायफ्रैक्शन जो होगी वो तकरीबन यूं रेक्टेंगुलरिश पाथवे में निकलेगी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगी। और ये जो रेक्टेंगुलरिश डायफ्रैक्शन होती है, ये सर्कुलर के मुकाबले में इतनी अच्छी डायफ्रैक्शन नहीं होती। सबसे बेस्ट क्या होती है? सबसे बेस्ट ये होती है कि ऐसा मालूम हो कि बिल्कुल एक पॉइंट से निकली है, ठीक है। द बेस्ट, जैसे एक धमाका होता है, धमाका चारों तरफ में बहुत जोर से फैलता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक रोलर, ठीक है, एक लेट से एक ट्रैक्टर जिसके आगे रोलर लगा हुआ है, तो वो रोलर सिर्फ अपनी जो प्लेन है उसी में ही उसी को ही कर सकता है सीधा, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोजन होती है तो एक्सप्लोजन चारों तरफ में फैलती है। तो बेसिकली ये जब स्लिट साइज और वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल जाती है, जब बिल्कुल बराबर हो जाती है तकरीबन तकरीबन, तब ये एक्सप्लोजन की तरह काम करती है। मतलब ये एक पॉइंट बन जाता है जहां पे दोबारा से जो है वो क्या होगा, प्रोपगेशन शुरू होगी, ठीक है। और जब आपकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू योर स्लिट साइज, तब बेसिकली समझो एक रोलर वाली कहानी हो रही है कि ये जो है वो एक रेक्टेंगुलरिश तरीके का शेप ले लेती है और इसकी वजह से डायफ्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सो ये चीज आपने जो है वो दिमाग में रखनी है। क्या दिमाग में रखनी है? कि स्लिट साइज के साथ कंपेरेबल होगी वेवलेंथ, तब सबसे बेस्ट डायफ्रैक्शन होती है। इसी वजह से आपको लाइट नॉर्मली नहीं दिखती है, आपको लाइट नहीं दिखती है नॉर्मली डायफ्रैक्ट होते हुए। क्यों? बिकॉज लाइट की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है ग्रीन की, तो उसको डायफ्रैक्शन करने के लिए यू नीड समथिंग ऑफ दैट साइज,
कंपेरेबल इन अ सेंस, जैसे अब्दुल्ला 500 नैनोमीटर है ग्रीन की वेवलेंथ, ठीक है जी। सो यू नीड समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू दिस, यानी फॉर एग्जांपल, मे बी फॉर एग्जांपल 100 नैनोमीटर से लेके लेट्स से 800 नैनोमीटर्स तक, दिस वुड गिव अ डिसेंट डायफ्रैक्शन, ठीक है। उससे ज्यादा बढ़ जाओगे, इससे बहुत छोटे जाओगे, तो फिर ये नहीं कर पाएगी, अच्छी डायफ्रैक्शन शो नहीं करेगी। और सबसे बेस्ट डायफ्रैक्शन कब होगी? सबसे बेस्ट डायफ्रैक्शन तब होगी जब स्लिट साइज 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, अगर वही स्लिट साइज हो गई, सबसे बेस्ट डायफ्रैक्शन तब होगी। ये करना अक्सर और बेशतर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन इसके करीब करीब भी ले आओगे तो वो कहानी है। अब ऑब्वियसली तुमने देखा है कि लाइट, ग्रीन लाइट को तुम अपने दरवाजे में से पास थ्रू कर रहे हो, और दरवाजे की जो स्लिट है वो 1 मीटर की स्लिट है, तो 500 नैनोमीटर में क्या डायफ्रेक्ट करेगी? इतना बड़ा स्लिट है ये, उसमें से कैसे डायफ्रेक्ट करेगी? सो बस ये दिमाग में रखना है कि अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है, दे मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली वेरी वेरी क्लोज, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। ये देख लो मैंने साइन भी जो डाला है अप्रोक्सीमेटली इक्वल का डाला, ठीक है जी। सो हो नहीं सकता कि आप हमेशा बहुत ज्यादा इक्वल कर पाओ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा तो काम चलेगा, सबसे अच्छी डायफ्रैक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब जरा इस बात पे भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो बताऊं, जो मुझसे थोड़ी सी समझो कि हाँ ये बनाने को आ सकता है, ठीक है। तो एक चीज बस, मैं इधर पहली वाली डायग्राम में थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया था, जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस सर्कुलर थिंग्स क्लोजर ही, ठीक है, बहुत दूर दूर नहीं बना रहा। क्या दिमाग में रखना है आपने? आप लोगों ने दिमाग में ये रखना है कि डायफ्रैक्शन होते हुए, डायफ्रैक्शन विल अफेक्ट विच प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, यही डिस्कस करूंगा अभी। डायफ्रैक्शन होते हुए ये दिमाग में रखना है कि वेवलेंथ इफेक्ट नहीं होती है, यानी अगर आप डायफ्रैक्शन से पहले कुछ वेवलेंथ दिखा रहे थे, तो डायफ्रैक्शन के बाद भी आपको तकरीबन वही वेवलेंथ दिखानी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली आपकी डायग्रामेटिकली कुछ वो इनकंसिस्टेंसीज होंगी, वो इतना एग्जाम नहीं जाएगा, एक एक 0.1 सेंटीमीटर को देख रहा होगा, लेकिन वो ये देखेगा लाजमी कि आपने अगर ये इतनी बड़ी बनाई है, तो आप ये ना करो कि आप बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बना दो यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। दी वेवलेंथ रिमेन्स द सेम, डायफ्रैक्शन से पहले और डायफ्रैक्शन के बाद वेवलेंथ सेम रहती है, ठीक है। तो इस केस में भी, इसमें तो डायफ्रैक्शन हो ही नहीं रही, तो वेवलेंथ वही है, ठीक है जी। और लास्ट वाली केस में भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? वेवलेंथ आपकी तकरीबन अप्रोक्स, मतलब आपकी वेवलेंथ चेंज नहीं कर, ठीक है, योर वेवलेंथ डज नॉट चेंज, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। बाकी आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी भी अपनी मर्जी से कभी चेंज नहीं करती है, ठीक है, वेवलेंथ डज नॉट चेंज, ठीक है, तो डज नॉट चेंज, बी केयरफुल व्हेन टू ड्रॉ। बाकी यू ऑल्सो नो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो रिमेन सेम, इज ऑल्सो सेम, और कॉन्सिक्वेंटली वेलोसिटी भी आपकी सेम ही रहती है, ठीक है जी। और ये एविडेंट है इस बात से कि पानी को अगर एक स्लिट में से गुजारते हो, तो ऐसा नहीं होता पानी लाइट बन जाता है, या ग्रीन लाइट को किसी स्लिट में से गुजारोगे तो ऐसा नहीं होता ग्रीन लाइट रेड लाइट बन जाती है, ठीक है। वो सब प्रॉपर्टी सबकी इंटैक्ट रहती है, वेलोसिटी भी उनकी वही रहती है, फ्रीक्वेंसी भी उनकी वही रहती है, और लैम्डा भी उनका वही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता डायफ्रैक्शन में। डायफ्रैक्शन सिर्फ क्या होता है? डायफ्रैक्शन इज ओनली द स्प्रेडिंग, नो प्रॉपर्टी ऑफ द वेव चेंजेस। तो अगर सवाल आ जाए, बनाने को भी आ जाए, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप डायग्रामेटिकली भी कंसिस्टेंट करो चीज को, और अगर बताने को आ गया तो वो भी कंसिस्टेंट दिखाओ, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स? क्लियर? अब सब क्लियर है हर चीज? सो बस इन 3 चीजों का जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे चले, ठीक है अब्दुल्ला, क्लियर हो गई चीज? Yep, अच्छा जी, let's do some questions, let's get फारिग with these questions as well, and then फिर अपनी polarization discuss करते हैं। अच्छा, plane wave fronts in a ripple tank pass through a gap as shown, P जाती है स्लिट में से, Q डायफ्रैक्शन होती है। Which property of the wave will be different at Q compared with P? तो which property should be different? I think अभी हमने डिस्कशन करी, you all would be like velocity चेंज नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, वेवलेंथ नहीं चेंज करेगी। मुझे कोई ये बता सकता है एम्पलीट्यूड क्यों चेंज कर रहा है? Why should the amplitude change? अभी अगर डायफ्रैक्शन में से कुछ चेंज नहीं करना था, तो एम्पलीट्यूड क्यों चेंज कर रहा है? हमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट, यही पढ़ा था। और हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और फिर हमने इससे रिलेशनशिप निकाला था एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट लगा दोगे दोनों साइड पे आता है। यानी बेसिकली ये है विद डिस्टेंस, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी कम होगी, और जब आपकी इंटेंसिटी कम हो रही है तो यकीनन यकीनन एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ये डायफ्रैक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रहा, ये नॉर्मली हर चीज में होगा, हर वेव के साथ होगा, हमेशा ये होता है। साउंड करीब खड़े होकर किसी को चिल्ला दो तो करीब में ज्यादा तेज आवाज आती है, अगर बहुत दूर जाके खड़े हो जाओगे तो शायद उसकी आवाज भी ना आए,
तो बेसिकली जो कहानी है जो नॉर्मल वेव्स की है वो वहीं पे इंटैक्ट रहेगी, ठीक है जी। बट हाउ इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस? इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है P से Q, अब सपोज करो तुम यहां से एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड A था, अब वो एम्पलीट्यूड A यहाँ पे कम आएगा और एम्पलीट्यूड A यहाँ से भी और कम होता जाएगा। Distance from the slit? No, Misbah, you've not taken these classes. This is a relationship in your waves वाला chapter. Intensity जो है वो distance के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डिस्टेंस कोई नहीं है, डिस्टेंस बेसिकली ये कहां से मेजर कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं डिस्टेंस से यहां से मेजर कर रहा हूं तो P का डिस्टेंस जो है वो ये आता है R1 और Q का डिस्टेंस जो आता है वो आता है R2। नाउ यू कैन क्लियरली सी R1 इज स्मॉलर देन R2, राइट? तो R1 पे जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी देन इंटेंसिटी एट Q बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इंटेंसिटी ओवर हियर इज ज्यादा, इंटेंसिटी ओवर हियर इज कम एंड कॉन्सिक्वेंटली एम्पलीट्यूड और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो एम्पलीट्यूड इधर ज्यादा होगा और एम्पलीट्यूड इधर कम होगा, ठीक है। बेसिकली इसको समझो कि जैसे साउंड वेव्स में होता है, हाउ इट हैपेंस इन साउंड वेव्स, कि कोई करीब खड़ा हुआ है तो ज्यादा जोर से आवाज आती है आपके, अगर कोई आपके कान में रख के चिल्लाए तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन वही इतनी जोर से चिल्ला रहा है आप बहुत दूर खड़े हो तो आपको शायद आवाज भी ना आए। दैट इज ऑल द खेल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है जी। सो ये चीज है जो आपको को जो है वो दिमाग में रखनी है। एम्पलीट्यूड जो चेंज कर रहा है इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है जी। अच्छा, और ये अगर समझना है कि डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी क्यों कम होती है, ठीक है, व्हाई डज डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी क्यों कम होती है, वो इसलिए होती है अलमा, बेसिकली देखो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस तो ताकि तुम अंडरस्टैंड करो। दिस इज योर सोर्स, लेट्स से दिस इज योर सोर्स, ठीक है जी। एंड लेट्स से एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, लेट्स से दिस इज अब्दुल्ला एंड लेट्स से दिस इज अलमा, ठीक है। अच्छा, नाउ इंटेंसिटी क्या थी? इंटेंसिटी थी पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। अच्छा, अब अगर सोर्स में से आवाज प्रोपेगेट होना शुरू हुई तो ये जब प्रोपेगेट होना शुरू होती है तो जो एरिया अब्दुल्ला तक इसने करा था, ये एरिया ये होगा सारा जो मैंने आपको बताया था 4πr², दी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ये होता है। तो बेसिकली ये जो सरफेस एरिया अभी वेव ने अब्दुल्ला तक कवर किया था, दैट विल बी वेरी 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 लेस देन द एरिया जो आप तक आने में कवर कर रहा हो। अब्दुल्ला तक वेव जो थी, जैसे एक्सप्लोजन होती है ना, तो एक्सप्लोजन शुरू में छोटे छोटे स्फीयर होती है, लेकिन फिर बाद में बड़े बड़े स्फीयर होती जाती है। तो अब जब शुरू में यानी करीब में अगर अब्दुल्ला तक पहुंच गई है तो अब्दुल्ला को इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसने अभी तक इतना एरिया ही कवर नहीं किया। लेकिन अगर वो अल्मा तक पहुंचना चाह रही है तो अल्मा तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बड़ा स्फीयर ले लेगी। अब इतने बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया पर पूरी इंटेंसिटी आपकी पावर आपकी डिवाइड होगी, तो इसलिए आपको जो है वो इंटेंसिटी यहाँ पे कम मिलती है। ये करते हैं which electromagnetic waves would cause the most significant diffraction effect for an atomic lattice of spacing around 10 to the power minus 10 meters। इन सब में से सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डायफ्रैक्शन कौन सी प्रोड्यूस करेगी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर की लैटिस स्पेसिंग पे? अच्छा, मैं पूछा था व्हाई है, सो यू गाइस आर करेक्ट। इंफ्रारेड क्या थी? इंफ्रारेड थी 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रोवेव थी 10 टू द पावर माइनस 0 सॉरी 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर माइनस 3। अल्ट्रावायलेट क्या थी? 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 8। एक्सरे क्या थी? 10 टू द पावर माइनस 8 से 10 टू द पावर माइनस 10। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जब स्लिट साइज और वेवलेंथ तकरीबन इक्वल होते हैं, when slit size and wavelength are तकरीबन इक्वल। अब देखो स्लिट साइज क्या है? स्लिट साइज 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो तकरीबन इक्वल वेवलेंथ उसकी क्या आएगी? 10 टू द पावर माइनस 8 या से लेके 10 टू द पावर माइनस 10 वाली जो वेवलेंथ है जो आपकी एक्सरेज है। सो बेसिकली X-rays will be causing the most significant diffraction. Very good, Abdullah. ठीक है, बाकी समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं?